नमस्कार दोस्तों, ज्ञान मीमांसा की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम सीजीपीएससीपी 2024 को टारगेट करके क्रैश कोर्स चला रहे हैं, जिसमें हमने छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन तथा छत्तीसगढ़ सामान्य जानकारी जो हम एचआर पब्लिकेशन की बुक से पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। तो वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 दोनों को जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। और साथ ही हमने अर्जुना करंट अफेयर को जो है छत्तीसगढ़ करंट अफेयर और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर दोनों को कंप्लीट किया था। साथ ही करंट अफेयर का एमसीक्यू सीरीज भी हमने स्टार्ट किया था, जिसमें 3 वीडियो बन चुके हैं। एक वीडियो और उसमें बनाना बचा है, वह जो आपको कल मिल जाएगा। देखिए, उसके बाद जो है हम अब सीजीपीएससी प्री को जो है टारगेट करके एक महा रीजन सीरीज लाए हैं। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, तो देखिए इसमें हम जो है 7 दिन में लगभग 1500 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है। अगर प्रीलिम्स एग्जाम दिला रहे हैं आप, तो इसमें देखिए क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस नहीं हो रहा था तो आपकी गलती करने की संभावना ज़्यादा रहता है। अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाएंगे तो कम गलती होगा। तो इस कारण जो है हम जो है ये एमसीक्यू सीरीज लेके आए हैं और पूरा टारगेट करके है कि प्रीलिम्स के आधारित जो प्रीलिम्स में जैसे प्रश्न पैटर्न पूछे जाते हैं, जिस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी पैटर्न में जो है क्वेश्चन लाए हुए हैं। तो इसमें हम जो है 7 दिनों में जो है लगभग 1500 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे पहले दिन में हम 2 वीडियो बनाएंगे, एक में प्राचीन इतिहास और एक में मध्यकालीन इतिहास। वैसे जो है दूसरे दिन आधुनिक इतिहास को और हिंदी को। तो इस प्रकार ये शेड्यूल जो है आपको हमारे यूट्यूब चैनल में पोस्ट के रूप में डला हुआ है। साथ ही आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा और फेसबुक में भी मिल जाएगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाता है। ठीक, तो चलिए हम जो है आज मुख्य रूप से क्या पढ़ने वाले हैं, प्राचीन इतिहास को। तो भारत के प्राचीन इतिहास से संबंधित जितने भी प्रश्न बनने की संभावना है, उन सब प्रश्नों को हम करेंगे यहाँ। तो देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है आपके लिए, तो आप जुड़े रहिएगा इससे। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी हमसे जुड़ सके। तो चलिए सीधा बिना समय गंवाए हम जो है स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आप। तो देखिए यहाँ प्रश्न है, उसके आंसर दिया गया है, साथ में उसका व्याख्या भी किया गया है। तो ये सब जो है इसके साथ कंप्लीट मिलेगा आपको। देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या है, सबसे पहला प्रश्न में कथन दिया गया है। तो देखिए कथन में दिया रहता है, कोई भी क्वेश्चन कथन वाला आता है तो उसमें आपको सबसे पहले ध्यान रखना है उसमें पूछा क्या गया है। तो कथन पढ़ने से पहले आप देखिए उसमें सत्य पूछा है, असत्य पूछा है, सही पूछा है या गलत पूछा है। तो दिया रहेगा उसे आप यहाँ हाईलाइट में कर दिया हूँ, परंतु यहाँ आपको क्वेश्चन में हाईलाइट करके नहीं दिया रहेगा। इस कारण जो है आप अपने पेन से जो है इसे गोलक करके हाईलाइट कर लेंगे, ताकि आप जो क्वेश्चन सॉल्व करें, जब आंसर टिक करें तो आपके ध्यान में रहे कि सत्य के अनुसार कर रहे हैं या असत्य के अनुसार कर रहे हैं। तो ठीक, तो इस कारण हम यहाँ पूछा गया हमें असत्य कथन। तो चलिए, सबसे है चापर पत्थर के उपकरण निम्न पूरा पाषाण काल से है। अब पूरा पाषाण काल अगर पढ़े होंगे उसमें देखे होंगे कि पूरा पाषाण काल को 3 वर्गों में और बांटा जाता है, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। उसमें चापर संस्कृति, चापर, पेबुल और हस्त कुठार, ये 3 संस्कृति जो है हमें निम्न पूरा पाषाण काल में दिखाई देते हैं। तो पहला सही है कि चापर पत्थर, तो चापर पत्थर के उपकरण जो है निम्न पूरा पाषाण के है, तो ये सही है। हस्त कुठार संस्कृति उत्तर भारत की प्रचलित है, तो ये गलत है। तो देखिए जो निम्न पूरा पाषाण के अवशेष है मुख्य रूप से दक्षिण भारत से प्राप्त हुए हैं, तो दक्षिण भारत से, इस कारण ये गलत हो जाएगा। हस्त कुठार भी उसी संस्कृति के अंतर्गत आता है। तो हस्त कुठार संस्कृति मद्रास के पास से प्राप्त होता है, पल्लावरम से पहली बार खोज किया गया था रॉबर्ट फुट द्वारा। तो यह जो है गलत हो जाएगा, दक्षिण भारत से हो जाएगा ये। तो यह जो है असत्य कथन 2 हो गया। पेबुल लकड़ी के बने उपकरण होते हैं। तो देखिए पेबुल संस्कृति भी पूरा पाषाण संस्कृति के अंतर्गत आता है। तो ये भी किससे, लकड़ी के नाव के, ये पत्थर के बने होंगे। तो देखिए हस्तकुठार संस्कृति दक्षिण भारत की में प्रचलित है, तो 2 और 3 जो है गलत है, असत्य है। तो 2 और 3 असत्य क्यों है, देखिए तो हस्तकुठार दक्षिण भारत की संस्कृति है और पेबुल पद्धति जो है कि किससे, पत्थर निर्मित उपकरण होते हैं। पेबुल पत्थर निर्मित जो प्राकृतिक रूप से धारदार हो जाते हैं। ठीक, तो ये जो है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कौन सा, 2 और 3, क्योंकि 2 और 3 जो है असत्य है। अगला सेकंड प्रश्न को देखिए, सेकंड प्रश्न में दिया गया है, यहाँ भी देखिए पहले क्या पूछा है, सत्य पूछा गया है ना, तो सत्य को आप हाईलाइट कर लेंगे। उसके बाद देखिए गुजरात प्रांत में स्थित लाखनाच महत्वपूर्ण मध्य पाषाणिक पूरा स्थल है। तो ये मध्य पाषाण काल का स्थल है। तो देखिए पूरा पाषाण काल को 3 वर्गों में बांटा जाता है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक, तो इसमें से जो है लाखनाच गुजरात के क्षेत्र, राजस्थान के बागोद और आदम मध्य प्रदेश के आदमगढ़ हो गए और भीमबेटका हो गए, ये सभी मध्य पाषाणकालीन स्थल होते हैं। तो इन स्थलों को भी आप याद रखेंगे। वही नव पाषाण स्थलों में जो है नौदा टोला हो जाता है, नव पाषाण मेहरगढ़, कोल्डी हवा और जम्मू कश्मीर में जो है बुर्ज होम जो है, ये सब। तो ये सब स्थल जो है कहाँ, नवपाषाणकालीन स्थल है। तो इस स्थलों का भी नाम पूछा जाता है कि कौन से काल के स्थल है। तो देखिए गुजरात में जो लखनाच है वो मध्य पाषाणकालीन स्थल है। इसका उत्खनन HD संकारिया और
ए आर केनेडी द्वारा किया गया है। तो संकारिया और केनेडी द्वारा इसका उत्खनन कराया गया था, ये सही है। लाघनाथ से 41 मानव समाधान प्राप्त हुए हैं, तो ये जो है कथन गलत है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर सही पूछा गया है, तो 1 और 2 सही है। तो ये गलत क्यों है, देखिए लाघनाथ से जो है 14 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, वही 41 मानव कंकाल कहाँ से प्राप्त हुए हैं, महदहा उत्तर प्रदेश के महदहा से। यह भी जो है मध्य पाषाणकालीन स्थल है महदहा उत्तर प्रदेश का, ठीक। तो यहाँ से प्राप्त हुए हैं 41 मानव समाधान। तो मानव समाधान और हड्डियां मुख्य रूप से मध्य पाषाण काल में ही प्राप्त हुए हैं। ये तीसरा। अब चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में है। तो सिंधु घाटी सभ्यता से स्वतंत्रता के पश्चात जानकारी शहर को नाम बताना है आपको। स्वतंत्रता के पश्चात कौन से शहर की जानकारी प्राप्त हुआ था, तो कौन सा है इसमें से बताइए। तो देखिए इसमें से कौन कौन से धौली दिया गया है, चन्हू दिया गया है, चन्हू दंडो, उसके बाद दिया गया है लोथल, रोपड़। तो इसमें से चन्हू दंडो या इसकी खोज किया गया था 1931 में। सबसे पहला स्थल आप पहले याद रखेंगे कि सबसे पहला स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा को खोजा गया था। हड़प्पा को कब खोजा गया था, 1921 में। उसके बाद 1922 में मोहनजोदड़ो को खोजा गया था। उसके बाद ये चन्हू को खोजा गया था 1931 में। देखिए 1931 में चन्हू, वही धौलादी को जो 1990 में, लोथल को 1954 में, रोपड़ को 1955 में। तो इस आधार पर जो है स्वतंत्रता के बाद पूछा गया है। तो 2 के अलावा बाकी सभी हो जाएंगे। तो 1, 3 और 4 इसका उत्तर हो जाएगा। तो 1, 3, 4 किसमें है, ऑप्शन सी में है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अब यहाँ निम्न कथनों को पढ़ के जो है सत्य कथन बताना है। तो सत्य कथन पूछा गया है, तो देखिए सत्य कथन बताना है इसमें। तो सबसे पहला क्या है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिम स्थल दैमाबाद है। तो ये जो है पहला ही गलत हो गया। सबसे पश्चिम स्थल कौन सा है, सुतकांगेडोर होता है। तो सबसे पश्चिम स्थल सुतकांगेडोर, यह कहाँ है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है सुतकांगेडोर, यह सबसे पश्चिम स्थल है। वही दैमाबाद कौन सा है, ये दैमाबाद जो है सबसे दक्षिणी स्थल है, ये महाराष्ट्र में स्थित है, दक्षिणी स्थल है सबसे। और सबसे उत्तर का स्थल कौन सा है, मांडा, ये जो जम्मू कश्मीर का मांडा है, यह सबसे उत्तर का स्थल है। और सबसे जो पश्चिम कौन सा स्थल पूछा गया है, पूर्वी। तो पूर्वी स्थल, सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है, सबसे पूर्वी स्थल है आलमगीर। तो आलमगीर जो है सबसे पूर्वी स्थल है, ये उत्तर प्रदेश में है, ठीक। तो ये चारों स्थलों का नाम याद रखना है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। अब देखिए दूसरा क्या दिया गया है। तो पहला तो गलत हो गया, असत्य हो गया ये। उसके बाद आलमगीर स्थल हिंडन नदी के तट पर है, तो ये सही है। आलमगीर जो है हिंडन नदी के तट पर, तो यहाँ याद रखेंगे ये जो सबसे पूर्वी तट है, पूर्वी जो क्षेत्र है ये आलमगीर, ये हिंडन नदी के तट पर है। और वही सबसे पश्चिमी तट जो है कौन सा है, सुतकांगेडोर पश्चिमी तट, यह जो है दासक नदी के तट पर है। तो ये दासक नदी के तट पर है, याद रखेंगे। सुतकांगेडोर की खोज सर ऑरेल स्टाइन द्वारा किया गया था। तो इसकी खोज जो है किसके द्वारा, ऑरेल स्टाइन द्वारा किया गया है। तो ऑरेल स्टाइन द्वारा किया गया है, प्रवरा नदी के तट पर नहीं किया गया है। तो देखिए ये कौन सी नदी, दासक नदी के तट पे है, तो दासक नदी के तट पर है। वही प्रमदन नदी के तट पर कौन सा है, दैमाबाद। तो दैमाबाद जो है प्रवरा नदी के तट पर स्थित है, ये दक्षिणतम स्थल है। तो ये 3 भी गलत हो जाएगा। और चौथा मांडा चेनाब नदी के तट पर जम्मू कश्मीर में स्थित है, तो ये जो है सही है। तो इसमें क्या पूछा गया है, सत्य पूछा गया है। तो कौन कौन से सत्य हुआ, दूसरा आलमगीर हिंडन नदी के तट पर है, और मांडा जो है कहाँ, चेनाब नदी के तट पर जम्मू कश्मीर में स्थित है, ये दोनों सही हैं। यहाँ क्या गलत था, यहाँ प्रवरा नदी गलत था, ये दासक नदी के तट पर है। और हड़प्पा सभ्यता यह कहाँ, पश्चिमी स्थल नहीं है, कौन सा स्थल है ये जो है दक्षिणी स्थल है, सबसे दक्षिणी स्थल है, ठीक। तो इस प्रकार जो है ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी। चलिए अगला प्रश्न क्या है। अब इसमें भी आपको कथन दिए हैं, तो इसमें क्या पूछा गया है, असत्य पूछा गया है। अब चलिए असत्य बताना है इसमें। हड़प्पा स्थल रावी नदी के दाएं तट पर स्थित है, तो ये गलत है, दाएं तट पर नहीं बाएं तट पर है। तो हड़प्पा जो है बाएं तट में है, रावी नदी के तट पर है, परंतु बाएं तट पर। सुरतखोई हड़प्पा स्थल पाकिस्तान से प्राप्त हुआ है। तो ये कहाँ से, सुरतखोई हड़प्पा स्थल पाकिस्तान से प्राप्त हुआ, तो ये गलत है। तो ये सुरतखोई कहाँ है, ये जो है अफगानिस्तान में है, अफगानिस्तान में है सुरतखोई। उसके बाद देखिए हुलास गुजरात में स्थित हड़प्पा स्थल है, तो हुलास उत्तर प्रदेश में है। तो हुलास कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। तो देख लीजिए तीनों कथन जो है असत्य हो जाएंगे, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए हड़प्पा कहाँ, बाई स्थल है, ये सुरतखोई जो है अफगानिस्तान में है, हुलास उत्तर प्रदेश में है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है पूछा गया है। तो कौन सा नहीं है, हम देखे हैं चन्हू दंडो है, कोटदीजी है। कोटदीजी कहाँ है, ये गुजरात, सॉरी हाँ, कोटदीजी जो है सिंध प्रांत में है। तो ये दोनों चन्हू दंडो और कोटदीजी, ये दोनों जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित जो है हड़प्पा का स्थल है। और देखिए देसलपार भी जो है एक हड़प्पा स्थल है, जो गुजरात में स्थित है। तो गुजरात में ही स्थित है देसलपार, अगर आप नहीं जानते तो याद रखेंगे। और देखिए ये सहगौरा, तो ये सहगौरा जो है ये गलत हो जाएगा, तो हड़प्पा का स्थल नहीं है। ये सहगौरा से जो है अशोक का जो है अभिलेख प्राप्त हुआ है सहगौरा से, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए
फिर से ये है सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल और उसके खोजकर्ताओं के नाम को सम्मिलित करना है। तो देखिए यहाँ हड़प्पा सबसे दिया पहले है हड़प्पा। तो हड़प्पा की खोज दयानंद साहनी द्वारा किए हैं, आपको याद ही होगा दयानंद साहनी हड़प्पा की खोज सबसे पहले 1921 में करते हैं दयाराम साहनी द्वारा। उसके बाद देखिए दैमाबाद की खोज याद रखेंगे बीपी बोपार डीकर द्वारा किया गया है दैमाबाद का खोज। वही चनुदंडो का खोज जो है एमसी मजुमदार किया गया है, मजुमदार ने चनुदंडो को खोज किया है मजुमदार। और वही रोपड़ की खोज यज्ञदत्त शर्मा द्वारा किया गया है। ठीक, तो इनके आधार पर ऑप्शन मिला लेंगे एक दो तीन चार, तो सभी जो है आमने सामने सम्मिलित हो रहे हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए इन चारों को तो याद रखेंगे, साथ ही आप किन और स्थलों का नाम रखेंगे, तो बाकी स्थल कौन सा है, मोहनजोदड़ो का इसका खोज किया गया है राखालदास बनर्जी द्वारा। लोथल का खोज किया गया है रंगनाथ राव द्वारा। राखीगढ़ी का खोज किया गया है सूरजभान द्वारा। रंगपुर का खोज किनके द्वारा, SR राव द्वारा किया गया है। और वही बनावली का खोज किया गया है RS विष्ट द्वारा। तो यहाँ से आप बाकी स्थलों का भी नाम जो खोज करते हैं उनके नाम याद रखेंगे। ठीक, उसके बाद चलिए अब अगला प्रश्न है, हड़प्पाकालीन नगर नियोजन निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो इसके नगर नियोजन से संबंधित आपको सत्य कथन बताना है। तो देखिए हड़प्पा जो है या फिर सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जाना जाता है। तो देखिए उसी में जो है आपको नगर नियोजन की जो विशेषता है उसके संबंध में बताना है। तो देखिए पहला कथन दिया गया है, सत्य कथन बताना है पहली चीज। उसके बाद देखिए इस सभ्यता का नगर नियोजन जाल पद्धति पर विन्यस्त है। तो ये बिल्कुल सही है, आप पढ़े होंगे। तो यहाँ हड़प्पाकालीन नगर जो है जाल पद्धति पर विन्यस्त है। इस सभ्यता में सभी नगरी 3 भागों में बटा हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। सभी नगरी 3 भागों में नहीं बटा हुआ है। तो देखिए सभी मुख्य रूप से जो है 2 भागों में बटा हुआ है। मुख्य रूप से जो नगर है 2 भागों में, तो यहाँ जो है सत्य पूछा गया है, तो केवल एक जो है सत्य हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका सही है। 2 गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ 2 भागों में बटा होता है। इसमें से सिर्फ धौलावीरा को छोड़ देंगे, धौलावीरा अपवाद है। धौलावीरा जो है 3 भागों में बटा हुआ है। धौलावीरा एकमात्र नगर है हड़प्पाकालीन जो 3 भागों में बटा हुआ है। ठीक, उसके बाद देखिए इसके वर्ग जो बटा हुआ है, एक पश्चिमी भाग एक पूर्वी भाग, जिसमें से पूर्वी भाग में जो है निम्न स्तर के लोग रहते थे, तो ये जो है इसमें निम्न सामान्य वर्ग के लोग रहते थे। और पश्चिमी भाग में जो है इसमें जो है श्रेष्ठ वर्ग के लोग रहते थे। ठीक, तो श्रेष्ठ लोग जो है पश्चिमी भाग में और पूर्वी भाग में जो है सामान्य वर्ग के लोग निवास करते थे। इसके अलावा आप देख सकते हैं इनके दुर्गकृत, तो सभी नगर जो है दुर्गों से घिरा होता था, अर्थात दुर्गीकृत होता था। तो जो है पूरी तरह जो है एक साइड से दुर्ग बने होते थे सभी नगर में, परंतु देख सकते हैं चन्हुदंडो एक ही हिस्सा दुर्गीकृत था, चारों तरफ से दुर्गीकृत रहते थे। देखिए चारों तरफ से दुर्गीकृत रहते थे, जिसमें चन्हुदंडो का एक ही हिस्सा दुर्गीकृत हुआ करता था, अर्थात इसका पूर्व हिस्सा या पश्चिमी हिस्सा बस दुर्गीकृत रहता था। कालीबंगा के दोनों हिस्से जो है दुर्गीकृत रहते थे। तो इनको आप अन्य तथ्य के रूप में याद रखेंगे। चलिए अगला है सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ फिर से आपको सही कथन ही बताने हैं। तो देखिए सबसे पहले आप पढ़िए, यह प्रमुख लौकिक सभ्यता थी। लौकिक सभ्यता अर्थात जो है ये किसमें जो है लौकिक, तो जो है अलौकिक किसे कहते हैं, जो अलौकिक शक्तियों को विश्वास करते हैं, जो इस संसार में है लोक में है, उसे जो लौकिक शक्ति कहते हैं, अर्थात जो प्रकृति है उसे कहा जाता है लौकिक। अलौकिक जो है जो हमें दिखाई नहीं देता उन्हें अलौकिक कहा जाता है। ठीक, तो देखिए यह जो है प्रमुखतः लौकिक सभ्यता था। तो लौकिक सभ्यता था, इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, धार्मिक तत्व उपस्थित थे, क्योंकि यहाँ देवी की मूर्ति वगैरह देखा है, देवी पूजा देखने को मिलता है, परंतु वर्चस्व स्थापित नहीं था। यह भी सही है, धार्मिक उपस्थिति थी, धार्मिक तत्व, परंतु उसका वर्चस्व स्थापित नहीं है, तो ये सही है। उसके बाद देखिए उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे, तो ये भी सही है। भारत में कपास के, इसका प्रमाण हमें कैसे प्राप्त होता है, कपास के हमें अवशेष प्राप्त हुए हैं। और साथ ही जो यूनानी है उस समय जो है सिंधु घाटी को इंडस कहते थे, तो इंडस इनका नाम कैसे पड़ा है, तो देखिए ये कपास है, कपास को जो है वो लोग सिंडन कहते थे। उस समय जो है यूनानियों के द्वारा कपास को सिंडन कहा जाता था, और इसी सिंडन से जो है इंडस नाम रखा गया था। ठीक, तो ये हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ आपको सत्य कथन बताना है फिर से। देखिए कथन क्या है, ऐसा प्रतीत होता है कि हड़प्पा समाज मात्र सत्तात्मक प्रकृति का था। तो ये बिल्कुल सही है। इसके अवशेष हमें कैसे प्राप्त होते हैं, मात्य पूजा हुआ है, नारियों की पूजा किया गया है, उसमें उनकी जो है मूर्तियां भी प्राप्त हुआ है, नारियों की मूर्तियां प्राप्त हुआ है, इस कारण जो है मात्र सत्तात्मक प्रकृति प्रतीत होता है। वही देखिए हड़प्पा सभ्यता के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे, तो ये भी सही हुए, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। ठीक, तो ये दोनों कथन सत्य है, तो इसका ऑप्शन सी उत्तर हो गया। और देखिए इसके संबंध में और एक याद रखेंगे, ये 3 फैक्ट को और याद रख लेंगे कि लोथल और कालीबंगन 2 जगहों से क्या मिले हैं, युग्मित समाधान मिले हैं।
लोथल और कालीबंगन से युग्मित, अर्थात एक साथ दो लोगों को जो है दफनाने के, पति पत्नी को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं युग्मित समाधान लोथल और कालीबंगन से। वही रोपड़ से मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। तो रोपड़ है, रोपड़ वहां से जो है मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। और वही एक जो है फैक्ट पूछा जाता है, फैक्ट है ये R37, तो ये तथ्य पूछा जाएगा R37 क्या है। तो R37 क्या है, हड़प्पा काल में एक कब्रिस्तान है, तो कब्रिस्तान का नाम रखा गया है R37। चलिए अब अगला देखिए प्रश्न, पद्मासन योग मुद्रा में बैठे त्रिमुखी पुरुष के आकृति वाले मुहर हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं, तो यहाँ सत्य बताना है। तो देखिए पद्मासन योग में तो जो रुद्र शिव की प्रतिमा प्राप्त हुआ है वह कहाँ से, हड़प्पा से लिखा गया है, तो ये गलत हो गया। तो हड़प्पा से नहीं हुआ, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ है, तो मोहनजोदाड़ो से, तो ये हो गया गलत ये। उसके बाद कालीबंगन से एक साथ 7 अग्नि वेदिकाओं के प्रमाण मिले हैं, तो कालीबंगन से मिले हैं अग्नि वेदिका कितने, 7 एक साथ मिले हैं, तो ये जो है सही कथन है। रोपड़ के से मालिक के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए, तो अभी हम पढ़े हैं इसे, तो ये भी सही है। तो ये दोनों कथन सही हो जाएंगे, 2 और 3, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। देखिए पहला गलत क्यों है कि पद्मासन योग से वाले जो पुरुष का आकृति मिला है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हड़प्पा सभ्यता में नहीं है, तो कौन में से तत्व जो है हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त नहीं हुआ है। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता से सोना मिला है, तांबा मिला है, चांदी, इन सब के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, परंतु लोहा के साक्ष्य जो है प्राप्त नहीं हुए हैं। लोहा का साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। लोहा का खोज सबसे पहले उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलता है, तो उत्तर वैदिक काल में जो है लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास जो है लोहा की खोज हुआ था। चलिए उसके बाद देखिए, छांदोग्य उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है, तो यज्ञ की तुलना यहाँ कौन सा बताना है, असत्य कथन बनाना है। तो छांदोग्य उपनिषद लिखा हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा, तो ये गलत है क्योंकि कठोपनिषद में किया गया, कठोपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से किया गया है, तो ये कथन जो है असत्य है। इस कारण यहाँ क्या पूछा गया है, और असत्य कथन, तो केवल एक सही हो जाएंगे। इस कारण जो है देखिए अगला है, प्रसिद्ध यम नचिकेत का संवाद कठोपनिषद में है, ये सही है। कठोपनिषद में यम और नचिकेत का संवाद मिलता है, याद रखेंगे। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है, तो ये भी जो है सत्य है। तो 2 और 3 सत्य है और एक जो है असत्य है, तो असत्य पूछा गया था, तो ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यजुर्वेद में हल के लिए शीर शब्द का प्रयोग किया गया है, यहाँ भी सत्य बताना है। तो शीर शब्द का प्रयोग यजुर्वेद के लिए, याद रखेंगे फैक्ट को, ये सही है। उत्तर वैदिक काल में अनाज मापने के लिए बर्तन का प्रयोग होता था, ये भी सही है। ऋग्वेद में हल से निर्मित लकीरों को सीता कहा जाता है, ये भी सही है। तो हल से निर्मित लकीर सीता कहलाते थे। उत्तर वैदिक काल में अनाज मापने के लिए बर्तन का प्रयोग, यजुर्वेद में हल को सिर कहते थे, तो ये तीनों जो है सत्य कथन है, तो तीनों सत्य है, तो ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन में सत्य बताना है आपको, सत्य कथन। तो देखिए उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा में गिरावट आया था, तो ये सही है। ऋग्वेदिक काल में स्त्रियों की स्थिति जो है काफी था, अच्छा था इसके उत्तर वैदिक काल की तुलना में, तो उत्तर वैदिक काल में गिरावट होता है, दिखाई देता है। उत्तर वैदिक काल में राजा के अधिकारी समूह को सेनानी कहते थे, तो ये गलत है। अधिकारियों के समूह को क्या कहा जाता था, रत्नीन कहा जाता था, याद रखेंगे क्या, रत्नीन कहा जाता था। रत्नीन के अंतर ही ये सेनानी आते थे, पुरोहित, युवराज, कोषाध्यक्ष, ऐसे जो है कुल 12 अधिकारी जो है रत्नीन होते थे। इस काल में विदत नामक संस्था का अस्तित्व समाप्त हो गया था, तो ये भी है। विदत जो है एक ऋग्वैदिक कालीन जो है संस्था था, सबसे प्राचीन संस्था था, तो ये जो है महान विद्वानों की संस्था हुआ करता था विदत। यह जो है ऋग्वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल में जो है इसका अस्तित्व लगभग समाप्त हो गया था, तो यह दोनों जो है 1 और 3 जो है सत्य हो जाएंगे। तो 1 3 किसमें है, ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, वैदिक काल में वर्णित शब्द करम निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त हुआ था। तो करम शब्द का प्रयोग जो है खाद्य पदार्थों के लिए किया गया था, तो देखिए खाद्य पदार्थों के लिए करम का प्रयोग किया गया है। अतिथि के लिए गोहना शब्द का प्रयोग किया गया है। मुद्रा की इकाई के लिए निष्क और शतमान का प्रयोग किया गया है। पशु चोर के लिए पड़ी, तो ये सभी जो है शब्दावलियों को याद रखेंगे, वैदिक काल से संबंधित है। आगे देखिए, असत्य कथन बताना है अब आपको यहाँ, असत्य कथन। तो असत्य कथन देखिए यहाँ, इस वेद में के 7वें में, सॉरी ऋग्वेद से संबंधित है, तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में सूर्यदेव की सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है, तो ये असत्य हो जाएंगे। गायत्री मंत्र कौन से में है, तीसरे में है, तो तीसरे मंडल में है गायत्री मंत्र, तीसरे मंडल में है, ठीक। इस वेद में 9वें मंडल में दशराग युग का वर्णन है, तो ये भी गलत हो जाएगा। दशराग के युग का वर्णन 7वें मंडल में मिलता है। 9वें मंडल में क्या है, सोमवेद है, सोमदेव का वर्णन है, पूरा सोमदेव को समर्पित है 9वां मंडल। इस वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख मिलता है, तो ये सही है। पुरुष सूक्त के अंतर्गत ही वर्ण व्यवस्था को दिया गया है, ठीक। तो पुरुष सूक्त के अंतर्गत वर्ण व्यवस्था है, तो कौन कौन सा सही हुआ, 1 और 3 सही है, परंतु यहाँ पूछा क्या गया है, असत्य कथन। तो कौन कौन सा असत्य हो जाएगा, केवल 2, तो केवल 2 कहाँ दिख रहा है ऑप्शन में आपको, देखिए कौन सा दिख रहा है, तो सत्य पूछा गया है कि असत्य पूछा गया है, तो केवल 2 यहाँ नहीं दिख रहा है। यहाँ क्या दिख रहा है, सॉरी
सॉरी, यहाँ जो है पहला जो एक है ये भी गलत था, क्योंकि हम देखे हैं तीसरा, तो तीसरा में है तो ये भी गलत है और दो भी गलत है, तो एक और दो दोनों गलत है, तो कौन सा ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार ऐसे गलती होता रहता है, तो आप भी बचा के रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला है 18वां। तो इस प्रश्न में क्या दिया गया है, ऋग्वेद कालीन आर्य और सिंधु के संबंधित समानता है, उनके बीच में क्या संबंध था, उनके संबंध में दिया गया है। तो इस कथन को पढ़ के आपको बताना है कौन सा जो है सही कथन है। तो इसमें से आप देखिए पहला है, ऋग्वेद कालीन आर्य कवच और शिस्त्राण अर्थात हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। तो यह जो है सही कथन है, क्योंकि ये योग किया है, ये लोहे से बना रहता था, परंतु इसका खोज जो है सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं हुआ था। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को ताम्र और लोहे का ज्ञान था। तो देखिए यहाँ जो है लोहे का ज्ञान नहीं था सिंधु घाटी सभ्यता को, तो ये जो है कथन गलत हो जाएगा। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में जो है घोड़े के कोई साक्ष्य नहीं प्राप्त होते हैं। तो देखिए घोड़े के जो है आकृति प्राप्त हुए हैं, लेकिन घोड़े के जो है पालतू बनाने के कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। पर तो ये कथन भी सही हो जाएगा। तो 1 और 3 जो है सही है, तो ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए धर्म तथा रीत से संबंधित। तो धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता से एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो धर्म क्या है और रीत क्या है, यहाँ किया गया है। तो दोनों कथन इसके सही है, ऑप्शन सी। तो धर्म क्या है देख लीजिए, धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं द्वारा दूसरे के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्य को संकल्पना है। किसी व्यक्ति का दायित्व और उसका स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्य है, वही धर्म कहलाता है। और रीत क्या है, मूलभूत नैतिक विधान है जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों को क्रियाकलापों से संचालित करता है। तो ये जो है नैतिक विधान होता है रीत। तो ये दोनों सही हैं। आगे देखिए विभिन्न 16 संस्कारों के नाम और उसके अर्थों को दिया गया है। तो देखिए 16 संस्कार में से जात कर्म, तो जात कर्म का अर्थ होता है शिशु को स्पर्श कर मंत्र जाप और शहद चटाना, जात कर्म कहलाता है। निष्क्रमण क्या है, शिशु को पहली बार घर से बाहर निकालना निष्क्रमण कहलाता है। सीमांत उन्नयन, यह बच्चे को अनिष्ट से बचाने हेतु पूजा करना सीमांत उन्नयन है। समापवर्तन, गुरुकुल में शिक्षा पूर्ण कर घर लौटना समापवर्तन कहलाता है। ठीक, चलिए इसके बाद देखिए निम्नलिखित कथनों पर सत्य कथन का चयन कीजिए। तो सत्य कथन है, पुराणों में प्राचीन भारतीय इतिहास को बेहतर और क्रमबद्ध वर्णन मिलता है। तो पुराण में मिलता है बेहतर वर्णन, तो ये सही है, सत्य कथन है ये। पुराणों में वायु पुराण सबसे प्राचीन व प्रामाणिक है। तो ये दूसरा कथन जो है गलत है, क्योंकि सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। तो ये कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, केवल एक सही है। उसके बाद देखिए पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। तो पूर्व वैदिक आर्यों का जो धर्म कैसा था, तो देखिए ऑप्शन है भक्ति आधारित, दूसरा मूर्ति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और भक्ति। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, प्रकृति पूजा और यज्ञ आधारित था वैदिक आर्यों का धर्म। उसके बाद देखिए अब ये भी आपको पढ़ के बताना है कौन सा सत्य कथन है, सत्य कौन सा सत्य है बताना है। तो देखिए ऋग्वेद के 10वें मंडल में विभाजित किया गया है। तो 10 मंडल में विभाजित किया गया है ऋग्वेद को। ठीक, उसके बाद पहला और 10वां मंडल सबसे नवीन और सबसे लंबा है। तो ये सही है, ये भी, तो ये भी सही है। तो सभी कथन सही है, उपरोक्त सभी है सही है। और क्या क्या दिया है सभी कथन को देख लीजिए। तो पहला है ऋग्वेद जो है 10 मंडल में विभाजित है, ये सही है। पहला और 10वां मंडल नवीन और सबसे लंबा है, तो ये भी सही है। और दूसरा और 7वां जो है सबसे प्राचीन मंडल है। गायत्री मंत्र को ऋग्वेद के 3रे मंडल में से लिया गया है, यह भी सही है। मंडल 9, तो 9वां मंडल जो पूरी तरह सोमदेव को समर्पित है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है जो 4 वर्णों का वर्णन करता है, जो ब्रह्मा और या पुरुष के मुंह, हाथ, जंघा और पैर से पैदा हुए हैं। तो ये भी जो है सही है। तो सभी कथन सत्य है। उसके बाद देखिए किस वेद को सबसे प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी दी गई है। तो किसमें दिया गया है, ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद कहलाता है। तो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। उसके बाद ये ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये तीनों मिलकर जो है वेद त्रयी कहलाते हैं। ठीक, वेद त्रयी कहलाते हैं, वेद त्रयी कहलाते हैं तीनों वेद। ठीक, इसमें अथर्ववेद शामिल नहीं होता, सबसे बाद में जो है अथर्ववेद की रचना किया गया था। अगला प्रश्न देखिए तंत्रवाद से संबंधित। तो तंत्रवाद से संबंधित सही कथन आपको बताना है। तो देखिए महिला और शूद्रों के लिए तंत्र पूजा का रूप खुला हुआ था, ये सही है। महिला और शूद्रों के लिए यह पंथ केवल निचली जाति के लिए लोकप्रिय था, तो ये गलत है। ये जो है उच्च जाति के लिए भी रहता था, तो केवल एक जो है सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, अब यहाँ से हम जो है बौद्ध काल से संबंधित प्रश्न देखेंगे। तो बौद्ध काल से तो देखिए यहाँ दिया गया है पहला असत्य कथन बताना है। सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख मिलता है।
तो सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख मिलता है। ये असत्य पूछा गया है, याद रखेंगे असत्य, तो ये जो है सही है, सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख मिलता है। उसके बाद है सुत्त पिटक को चार भागों में विभाजित किया गया है, तो ये गलत है। तो 4 भागों में विभाजित नहीं किया गया है, 5 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से 5 भाग है देख लीजिए, दीर्घ, मच्छिम, अगुंतर, संयुक्त और खुद्दक, ये 5 भागों में विभाजित है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक 5 भाग, दीर्घ, मच्छिम, अंगुत्तर, संयुक्त और खुद्दक 5 भागों में विभाजित है। सुत्त पिटक की रचना उपालि द्वारा किया गया है, तो सुत्त पिटक की रचना उपालि नहीं आनंद द्वारा किया गया है। तो गौतम बुद्ध के जो पहले शिष्य थे आनंद, उनके द्वारा किया गया है सुत्त पिटक की रचना। तो ये जो है गलत हो जाएगा। तो यहाँ असत्य पूछा गया है, तो 2 और 3 जो है इसके असत्य है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अब सुत्त पिटक की रचना आनंद किया है, उसके अलावा 3 और पिटक होते हैं, अभिधम पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। तो विनय पिटक की रचना जो है उपालि द्वारा किया गया है और सुत्त पिटक के आनंद द्वारा, और वही अभिधम पिटक जो सबसे बाद में जुड़ता है अभिधम पिटक, इसकी रचना जो है मोगलीपुत्र तिस्स द्वारा किया गया है। तो इन तीनों का नाम याद रखेंगे आप। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। देखिए क्या क्या है तथ्य, तो इसमें आपको क्या बताना है, सही कथन बताना है। तो बुद्ध में देवत्वरोपण, बोधिसत्व के पद पर चलना, मूर्ति उपासन का अनुष्ठान, यह जो है महायान बौद्ध की विशेषता कौन कौन सा है, तो दिए गए ये विशेषता है तीनों। इनमें से महायान जो महायान वर्गीकृत हुआ था, महायान संप्रदाय, ये महायान जो बौद्ध के महायान शाखा था, उनका जो है क्या विशेषता है इसमें से, तो तीनों जो है महायान शाखा की विशेषता है। तो देखिए महायान शाखा जो है बुद्ध को देवता के रूप में पूजा करते थे, उनकी मूर्ति पूजा करते थे, बोधिसत्व के पद पर चलना, बोधि के सत्व, तो जो महायान है वो बोधिसत्व के सत्य के जो है पद पर चलते थे, मूर्ति उपासना अनुष्ठान करते थे, मूर्ति पूजा करते थे, अनुष्ठान करते थे, तो ये सभी महायान शाखा की विशेषता है। और वही देखिए हीनयान शाखा के संदर्भ में अगर पूछा जाए तो हीनयान शाखा जो है बुद्ध को महापुरुष के रूप में पूजते थे, तो महापुरुष रूप के मानते थे, अर्थात वे जो है बुद्ध की प्रतीक की पूजा करते थे। ठीक, वही एक वज्रयान शाखा होता है, तो वज्रयान शाखा जो है तंत्र मंत्र पर बल देते थे। तो ये तीनों शाखाओं के संबंध में आप याद रखेंगे। अगर देखिए बोधिसत्व पद्म पाणि का चित्र, तो देखिए ये बहुत प्रसिद्ध है, बोधिसत्व पद्म पाणि का चित्र, यह सर्वाधिक प्रसिद्ध है, प्रायः चित्रित चित्रकारी है, जो कहाँ दिखाई देता है आपको ये पूछा गया है। तो ये चित्र कहाँ है, बोधिसत्व पद्म पाणि का चित्र, यह कहाँ से प्राप्त हुआ है, अजंता की गुफा से। तो अजंता गुफा से प्राप्त हुआ है, तो ये अजंता गुफा नंबर 1 में जो है बुद्ध के बोधिसत्व पद्म पाणि का चित्र अंकित मिलता है अजंता की पहला गुफा में। यह जो है अजंता की गुफा गुप्त शासकों द्वारा बनवाया गया है गुप्त काल में। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समानता के रूप में विद्यमान है, तो कौन कौन सी चीज दोनों में समान है आपको बताना है। तो देखिए यहाँ ऑप्शन सी दिया गया है आंसर के रूप में, तो 1 और 2 दोनों, तो 2 जो है 1 और 2 जो है इसके सही उत्तर है। तो देखिए तप और भोग अति का परिहार, तो तप और भोग ये दोनों जो है अति नहीं करना है बताया गया है, तो अति का परिहार किया गया है बौद्ध और जैन दोनों में। वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, तो वेद के प्रमाण के प्रति दोनों अवस्था है, इसलिए जो है ईश्वरवादी माना गया है इसे, वेद के प्रमाण को नहीं मानते, इसलिए जो है ये जो है नास्तिक है, नास्तिक माना गया है इसलिए। ठीक, उसके बाद देखिए कर्म कांडों की फलता का निषेध, तो ये देखिए कर्म कांड की फलता का निषेध जो है ये जो है दोनों की विशेषता नहीं है। कर्म कांडों की फलता का निषेध ये जो है ना इसमें नहीं किया गया है, क्योंकि जो है कर्म पे विश्वास करते थे। ठीक, तो ये जो है गलत है तीसरा, तो 1 और 2 दोनों सही है। उसके बाद देखिए हाँ, अब अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था, तो प्रथम बौद्ध संगीत का उत्पादन पाटलिपुत्र में नहीं किया गया था, सत्य बताना है आपको। तो ये गलत है, कहाँ किया गया था, प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन राजगृह में किया गया था। ठीक, उसके बाद चतुर्थ बौद्ध संगीत के बाद बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में स्थिरवाद एवं थेरवाद में विभक्त हो गया। तो देखिए चतुर्थ बौद्ध संगीत में 2 शाखाओं में विभाजित होता है, पर वो स्थिरवाद और थेरवाद में विभाजित नहीं होता है। 2 शाखा हीनयान और महायान में बढ़ता है, याद रखेंगे, हीनयान और महायान में बढ़ता है चौथे बौद्ध संगीत के बाद। द्वितीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता महाकश्यप द्वारा किया गया था, तो ये जो है गलत है। दूसरे का अध्यक्षता किनके द्वारा किया गया था, सबाकामी द्वारा किया जाता है, तो सबाकामी द्वारा जो है किया जाता है दूसरे का अध्यक्षता। ठीक, तो ये आपको याद रखेंगे। उसके बाद चलिए फिर से कथन दिए गए हैं, यहाँ भी आपको सत्य कथन देखने हैं। तो बौद्ध धर्म ग्रंथ दीपवंश में श्रीलंका के इतिहास का वर्णन मिलता है, तो दीपवंश में बौद्ध ग्रंथ है दीपवंश, यहाँ श्रीलंका के इतिहास का वर्णन मिलता है, बिल्कुल सही है ये। माध्यमिक कारिका को बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है, तो ये गलत है, माध्यमिक कारिका को नहीं कहा जाता है। विश्वकोश किसे कहा जाता है, महाविभाष सूत्र को, तो महाविभाष सूत्र है, इसे जो है कहा जाता है क्या, बौद्ध धर्म का विश्वकोश। और इसकी रचना किनके द्वारा किया गया है, माध्यमिक कारिका की रचना जो है नागार्जुन द्वारा किया गया है, तो ये माध्यमिक कारिका की रचना किया गया है नागार्जुन द्वारा, परंतु महाविभाष सूत्र को कहा जाता है बौद्ध धर्म का विश्वकोश। चलिए अगला क्वेश्चन है, कुल शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं,
सॉरी, कुछ शैल आकृत रहते हैं बौद्ध गुफा, उन्हें चैत्य कहते हैं, जबकि अन्य को विहार कहते हैं। दोनों में क्या अंतर है? अब यहाँ आपको बौद्ध गुफा और बौद्ध गुफा चैत्य और जो है विहार, इन दोनों में अंतर बताना है। चैत्य और विहार क्या कहते हैं? तो इसका आंसर कौन सा है? बी। तो बी में देखिए, चैत्य जो है पूजा स्थल होता है, जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है। तो यही इन दोनों बीच का अंतर है। चैत्य पूजा स्थल होगा और विहार जो है बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है। ठीक, आगे चलिए। अब निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो बौद्ध धर्म में निर्वाण की, तो यहाँ निर्वाण को बोला गया है ना, महानिर्वाण नहीं पूछा गया है, निर्वाण। तो निर्वाण की क्या होता है? तृष्ण रूपी अग्नि का शमन। तो जो तृष्णा अर्थात क्या होता है? तृष्णा अर्थात होता है इच्छा। तो इच्छा को समाप्त कर देना वही कहलाता है निर्वाण की स्थिति। ठीक, उसके बाद देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन चयन कीजिए। तो सत्य कथन बताना है, बौद्ध धर्म के संप्रदाय महायान की शाखा नागार्जुन ने की थी। तो नागार्जुन द्वारा जो है स्थापना किया गया था महायान शाखा की। दूसरा है, महायान संप्रदाय से संबंधित साहित्यों की रचना संस्कृत भाषा में की गई है। यह भी सही है। यह बौद्ध धर्म का उदारवादी मत था। तो ये दोनों सही हैं। तो देखिए, तीनों सही हैं इसके। ये महायान संप्रदाय नागार्जुन द्वारा स्थापित किया गया। महायान संप्रदाय संस्कृत भाषा में रचना हुआ है मुख्य रूप से। बौद्ध धर्म का उदारवादी था, ये उदारवादी था। और सबसे जो है कड़ी जो है था उग्रवादी था, वो कौन सा था? वह जो है हीनयान था। तो ठीक, तो ये तीनों जो है कथन सही है। तो उपरोक्त सभी आंसर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका उत्तर हो गया। बुद्ध ने अपना अंतिम भोजन निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी में किया था? तो सबको पता ही है कि मल्ल महाजनपद की राजधानी कुशीनारा, इसके यहाँ के पर स्थित है। कुशीनारा में ही पावा नामक स्थान में जो है इनके द्वारा जो है अंतिम भोजन किया गया था। तो अंतिम भोजन देने वाला व्यक्ति कौन था? कुंडा कमार पुत्र। तो कुंडा कमार पद था, इनका नाम है कुंडा कमार पद। और ये जो है व्यवसाय से जो है इनका व्यवसाय लोहार था। तो लोहार कुंडा कमार पद द्वारा जो है अंतिम भोजन दिया गया था इन्हें। ठीक, उनके बाद जो इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद चलिए, अब अगला हम देखेंगे जैन धर्म संबंधित। तो सबसे पहले यहाँ जैन तीर्थंकर और उनके क्रम को दिया गया है। तो जैन तीर्थंकर में देखिए, सबसे पहला है यहाँ सुमेलित करना है आपको कौन सा है। तो आप जो जानते हैं उन्हें आप सुमेलित कर लीजिए। तो आप पार्श्वनाथ का जान रहे हैं, 23वें नंबर के हैं। महावीर स्वामी 24वें नंबर के हैं। शांतिनाथ जो है 16वें नंबर के हैं। अजीत नाथ जो है दूसरे नंबर के हैं। तो ये तीर्थंकर हैं। तो आप जो है 1 2 3 4 इसका सुमेलित हो जाएंगे, जैसे हैं वैसे ही। उसके बाद चलिए, यहाँ दिया गया है फिर से जो है जैन धर्म संबंधित है। महावीर स्वामी के पिता शुद्धोषण साक्यगढ़ के मुखिया थे। तो शुद्धोषण साक्यगढ़ के मुखिया नहीं थे। तो ये जो है गलत हो जाएगी। साक्यगढ़ के मुखिया जो है गौतम बुद्ध के उनके पिता थे। तो ये जो है क्या थे? ये जो है सिद्धार्थ, महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ थे उनका नाम, जो कि याज्ञिक कुल के मुखिया थे। यात्रिक कुल के मुखिया। महावीर स्वामी की पत्नी त्रिशला लिच्छवी वंश थी। तो इनकी पत्नी का नाम त्रिशला नहीं था। इनकी महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था? इनकी पत्नी का नाम था यशोदा और इनकी माता का नाम है त्रिशला, जो लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी। तो लिच्छवी वंश की राजनी त्रिशला उनकी माँ थी महावीर स्वामी की। महावीर स्वामी को रिजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो ये जो है सही है। यहाँ पूछा क्या गया है? सत्य कथन। तो सत्य कथन कौन सा हो जाएगा? तीसरा। तो तीसरा सत्य है, रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। तो साल वृक्ष के नीचे मिला था इन्हें, याद रखेंगे। तो कौन सा? केवल इसका सत्य पूछा गया है। तो सत्य में कौन सा? केवल 3 जो है सत्य हो जाएगा। चलिए, अब आगे देखिए, अगला प्रश्न है, तीर्थंकर दिए गए हैं और उनके प्रतीक चिन्ह। तो तीर्थंकर और प्रतीक चिन्ह बताना है। तो देखिए, यहाँ आप कौन सा जानते होंगे? पहले पार्श्वनाथ का आप जान रहे होंगे, इसका होता है सर्प। पार्श्वनाथ का सर्प। तो इसी से आप मिला लेंगे अगर तो देखिए सी है, ये सी उनका जो है 4 देखना है। तो सी का 4 किसमें दिख रहा है? तो सी का 4 जो है किसमें? इसमें। तो ऑप्शन ए में। तो यहाँ से ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। वही आप दूसरों का भी देख लीजिए। तो ऑप्शन ए के आधार पे तो जो है अजीत नाथ का 2 हो जाएगा, हाथी हो जाएगा। अजीत नाथ का हाथी है। और उसके बाद देखिए शांतिनाथ का जो है हिरण हो जाएगा। और पार्श्वनाथ का तो सर्प है। और संभवनाथ का क्या हो जाएगा? घोड़ा हो जाएगा। ठीक, तो ये जो है प्रतीक चिन्ह है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न कूट के आधार पर चयन कीजिए। तो यहां भी सत्य कथन बताना है। महावीर ने जैन धर्म के सिद्धांतों में ब्रह्मचर्य का सिद्धांत जोड़ा था। तो ये सही है। 5 पंचव्रत होते हैं, 5 व्रत, पंच महाव्रत। ठीक, तो पंच महाव्रत में कौन सा शामिल होते हैं? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ये चारों, अपरिग्रह, इन चारों का जो है कौन जोड़े थे? इसे जो है पार्श्वनाथ द्वारा जो है लाया गया था 4 महाव्रत को। और इसमें 5वां महाव्रत जो है ब्रह्मचर्य को महावीर जैन द्वारा जोड़ा गया था। महावीर के निर्माण के बाद जैन संघ अलग का अध्यक्ष जो है सुधर्मन हो जाता है। तो महावीर के बाद जो है जैन संघ अलग करके जो है इसका अध्यक्ष सुधर्मन होता है। तो ये भी सही है। वैदिक काल में यव जो को कहा जाता था। तो ये हम वैदिक काल का है शब्दावली में देखेंगे। तो यव किसे? जव के लिए यव शब्द का प्रयोग करते थे। तो बी और सी दोनों जो है सही है। ठीक, और जो है ए भी सही है, क्योंकि ब्रह्मचर्य का सिद्धांत जो है महावीर द्वारा जोड़ा गया था। तो तीनों जो है सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है।
चलिए अगला देखिए, अब यहाँ दिया गया है अनंत चतुर्दष्टि सत्य कथन बताना है। अनंत चतुष्ट का संबंध जैन धर्म से है। जैन धर्म का आत्मा के अस्तित्व को नहीं स्वीकारता है। तो यहाँ जो है एक बस सही है, अनंत चतुष्ट इसका संबंध जो है इससे जैन धर्म से है। आप पढ़े होंगे अनंत चतुष्ट का सिद्धांत। उसके बाद जैन धर्म आत्मा के अस्तित्व को नहीं स्वीकारता, ये गलत है, क्योंकि आत्मा के अस्तित्व हर छोटी छोटी सूक्ष्म चीजों में भी जो है आत्मा दिखते हैं जैन धर्म में। तो देखिए इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, केवल एक जो है सही है, तो ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। देखिए जैन धर्म के अन्य सिद्धांतों को देखें तो जैन धर्म आत्मा के अस्तित्व को स्वीकारता है। जैन धर्म के सिद्धांत में स्यादवाद, अनेकांतवाद, पुनर्जन्म, आत्मा पर विश्वास, ये सभी जो है जैन धर्म के सिद्धांत हैं। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य कथन का चयन कीजिए। तो सत्य कथन क्या होगा, जैन ग्रंथ आचरांग सूत्र में महावीर स्वामी के जीवन और क्रियाकलापों का वर्णन मिलता है। तो आचरांग सूत्र ये जो है किससे संबंधित है, ये जो है जैन भिक्षु के आचरण से संबंधित है। आचरण से याद रखेंगे, आचरण से संबंधित। तो आचरण, तो जैन भिक्षु का आचरण कैसा होना चाहिए ये वह बताता है यह। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में जैन भिक्षुओं के आचरण संबंधित नियम है, तो ये गलत है। तो देखिए उल्टा दिया गया है इसी को। तो जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर स्वामी के जीवन और क्रियाकलापों का वर्णन मिलता है। वही जैन ग्रंथ आचरांग सूत्र में यहाँ जो है जैन भिक्षुओं के आचरण संबंधित नियम को संकलित किया गया है। तो ये दोनों कथन क्या हो जाएंगे, असत्य हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ दिया महाजनपद दिया गया है उनकी राजधानी। तो महाजनपद उनकी राजधानी को आपको सुमेलित करना है। तो देखिए इसमें से आपको तो याद होगा, तो मल को ही हम देखे हैं अभी ऊपर में मल को। तो मल की राजधानी क्या है, कुशीनारा। तो कुशीनारा जो है मल महाजनपद की राजधानी हो गया। तो सी का कौन सा एक, तो देख सकते हैं ऑप्शन आप, सी का एक वाले कौन सा है, सी का एक जो है इसमें तो ए और बी में है। तो आपको ये दोनों को ऑप्शन को हटा देंगे, सी और डी को। कौन कौन सा, ए और बी बस में देखना है आपको। और आपको कौन सा याद होगा, तो आप देख सकते हैं। तो आपको और कौन सा याद होगा, मगध का भी आपको याद होगा। इसका कौन सा है, गिरिव्रज। तो एक का क्या होना चाहिए, दो। तो एक का दो, तो दोनों में है, तो दोनों में एक का दो है। उसके बाद वत्स्य, तो वत्स्य का देखिए, वत्स्य का कौन सा होता है, कौशाम्बी। तो वत्स्य की राजधानी है कौशाम्बी, याद रखेंगे, वत्स्य की राजधानी कौशाम्बी। तो ये तीन भी दोनों में है और सी का एक भी दोनों में है। उसके बाद देखिए डी, तो डी का है चेदी। तो चेदी महाजनपद की राजधानी, आप इसका तो सुने ही होंगे, सुक्तिमती। तो सुक्तिमती जो है चेदी जनपद की राजधानी है। तो इसका क्या हो जाएगा, 5। तो कौन सा में है, 5। तो ये बी ऑप्शन में है 5, तो ये 5 हो जाएगा, बी वाला इसका ऑप्शन। और वही सूरसेन की राजधानी है मथुरा। तो इनके राजधानी के नाम पूछे जा सकते हैं, तो याद रखेंगे। अगर आपको कुछ नाम ही याद रहे तो आप जो है ऑप्शन के आधार पर बना सकते हैं। चलिए अब अगला देखिए, आप कोसल महाजनपद की पहचान आधुनिक अवध क्षेत्र से की जाती है। तो ये सही है, अभी जो वर्तमान अवध है वही पहले कोसल महाजनपद हुआ करता था। मल महाजनपद में गणतांत्रिक शासन व्यवस्था प्रचलित थी। तो देखिए मल और वज्जी दो जो है दो महाजनपद थे जहां गणतांत्रिक शासन व्यवस्था देखने को मिलता था। तो ये दोनों ऑप्शन जो है सही हो जाएंगे। तो दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन सी इसका उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन से शासकों का संबंध मगध महाजनपद से है। तो कौन से शासक है मगध महाजनपद के, तो देखिए बिंबिसार है, बिंबिसार, अजातशत्रु, शिशुनाग। तो ये सातकर्णी नहीं है। तो सातकर्णी जो है ये जो है सातवाहन वंश के शासक हैं। तो सातकर्णी सातवाहन वंश के हैं। और देखिए बिंबिसार अजातशत्रु ये दोनों जो है हर्यक वंश के हैं। और इसके बाद शिशुनाग जो है शिशुनाग वंश के संस्थापक है। अगला देखिए, निम्नलिखित शासकों के क्रम से व्यवस्थित कीजिए। तो शासकों का क्रम बताना है आपको। तो देखिए बिंबिसार, उदयन, अजातशत्रु, कलाशुक है। तो देखिए सबसे पहले जो है मगध साम्राज्य में हर्यक वंश आता है, हर्यक वंश। तो हर्यक वंश में सबसे पहला शासक होते हैं बिंबिसार। बिंबिसार का पुत्र होता है अजातशत्रु, अजातशत्रु का पुत्र उदयन। और इस वंश का अंतिम शासक होता है नागदशक। तो देखिए बिंबिसार पहले आ जाएगा, उसके बाद अजातशत्रु 3 आ जाएगा, 1 3, उसके बाद जो है उदयन आ जाएगा 2। उसके बाद कालाशोक जो है कौन से सुंग वंश का शासक है, कालाशोक सुंग वंश के पुष्पमित्र सुंग द्वारा स्थापित किया जाता है सुंग वंश, जिसका सुंग पुष्पमित्र का पुत्र होता है कालाशोक। तो ये हो जाएगा। इसके बाद तो जो है ये चौथा जो है लास्ट में आ जाएगा। तो 1 3 2 4, तो 1 3 2 4 कहाँ दिख रहा है आपको, 1 3 2 4। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, अब यहाँ सूची में प्रांत दिया गया है और दूसरा राजधानी। तो प्रांत और राजधानी, तो ये जो है अब हम पहुंच गए हैं मौर्य काल में। तो मौर्य काल से संबंधित प्रश्न है ये। तो देखिए प्रांत है, और ये प्रांत कब बने हुए थे, तो मौर्य काल में जो है संपूर्ण भारत को, मौर्य काल में जो है संपूर्ण भारत, वो भी किस काल में, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में संपूर्ण भारत जो है कितने 5 प्रांत में विभाजित था। उन 5 प्रांतों की राजधानी क्या है ये बताना है। तो देखिए 5 प्रांत है, कौन से, अवंती। तो अवंती प्रांत की राजधानी कौन सा था, सबसे पहले कहाँ रहेंगे, अवंती सबसे प्रमुख था। तो उज्जैनी था इसकी राजधानी। वही देखिए दक्षिणापथ इसके राजधानी क्या था, तो दक्षिणापथ की राजधानी था स्वर्णगिरी। तो सबसे दक्षिण वाला तो स्वर्णगिरी जो है राजधानी थी। और यही प्राची प्रदेश, तो प्राची प्रदेश इसकी राजधानी क्या था, पाटलिपुत्र।
तो इसी प्राची प्रदेश से राज करते थे। मगध का जो हिस्सा था वो इसी में आता था, प्राची प्रदेश के अंतर्गत। तो पाटलिपुत्र इसके राजधानी थी। वही कलिंग, तो कलिंग की राजधानी क्या था? तोसली। तो कलिंग की राजधानी थी तोसली, याद रखेंगे। फिर उत्तरापद की राजधानी था तक्षशिला, तो उत्तरापद की तक्षशिला। तो यही आपको याद रखना है। तो इसके आधार पर ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अवंती कहाँ? उज्जैन का हो जाएगा। दक्षिणापद के लिए सुवर्णगिरी। प्राची जो है किसका हो जाता है? पाटलिपुत्र की राजधानी है। उसके बाद कलिंग का तोसली है। उत्तरापद के लिए तक्षशिला। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अब अगला देखिए, अगला प्रश्न दिया गया है, टाइमेकस टॉलमी द्वितीय का दूत बनकर बिंदुसार के दरबार में आया था। डायमेकस जो है टॉलमी द्वितीय का दूत बनकर बिंदुसार के दरबार में आया था। यहाँ असत्य कथन बनाना है। डायनिसियस एंटियोकस प्रथम का दूत बनकर बिंदुसार के दरबार में आया था। बिंदुसार ने सीरिया के शासक को मदिरा, सूखी अंजीर और एक दार्शनिक की मांग की थी। उपरोक्त कथन में से असत्य बताना है आपको। तो इसमें से असत्य कौन है? 1 और 2 असत्य है। तो देखिए टालमी द्वितीय जो है किसका? बिंदुसार के दरबार में तो आया था, तो कि लेकिन इसका दूत नहीं था, टालमी द्वितीय का दूत नहीं था डायमेकस। तो डायमेकस जो है सीरिया राजा के दूत था, एंटियोकस का दूत था, सीरिया राजा एंटियोकस का। और वही ये जो डायनिसियस है ये जो है टालमी द्वितीय का जो फिलाडियस या डायनिसियस जो है टालमी द्वितीय का राजदूत था। तो और सीरिया के जो शासक थे एंटियोकस प्रथम, उनसे जो बिंदुसार द्वारा मंदिरा, सुखी, तो ये जो है सही है। ठीक, तो इसमें से ए और 2 गलत हो जाएंगे, उल्टा दिया गया है। डायमेकस जो है किसका दूत था? एंटियोकस का। और डायनिसियस जो है टालमी का दूत था। चलिए अगला प्रश्न है, मौर्यकालीन तीर्थ तथा उससे संबंधित विभागों को सम्मिलित करना है। तो तीर्थ दिया गया है और विभाग, तो कौन कौन से जो है यहाँ लगभग जो है 16 तीर्थ थे, यहाँ 27 तीर्थ थे मौर्य काल में। 27 तीर्थ था, उनमें से जो है कुछ तीर्थों के नाम दिए गए हैं, उनके कौन से विभाग से संबंधित थे ये बताना है आपको। देखिए आठविक, तो आठविक जो है क्या होते थे? ये वन विभाग के प्रमुख होते थे। तो आठविक जन कहा जाता है वन से संबंधित था, तो आठविक वन विभाग के प्रमुख है। समाहर्ता, समाहर्ता जो है राजस्व विभाग के प्रमुख हुआ करते थे। वही प्रशास्ता, तो प्रशास्ता जो है राजकीय आदेशों का लिपिबद्ध करते थे, प्रशास्ता। द्वारिकिक क्या होते थे? ये क्या करते थे? राजमहलों की देखरेख करने वाले अधिकारी होते थे। व्यवहारिक कौन होते थे? ये नगर का प्रमुख न्यायाधीश होता था, मुख्य न्यायाधीश होता था नगर का व्यवहारिक। तो इनको भी याद रखेंगे आप, प्रशासन से संबंधित शब्दावलियों को पूछे जाते हैं। चलिए उसके बाद देखिए आप 50वां प्रश्न है ये, भरहुत स्तूप वेदिका का निर्माण अशोक द्वारा करवाया गया था। भरहुत स्तूप का निर्माण जो है अशोक द्वारा करवाया गया था। उसके बाद देखिए भरहुत स्तूप का तोरण द्वार मौर्य काल में बनाया गया था। तो ये गलत हो जाएगा, सत्य कथन पूछा गया था। भरहुत स्तूप का निर्माण जो है अशोक द्वारा कराया गया था, ये सही है। परंतु इसके लिए जो तोरण द्वार है उसका निर्माण जो है किसके काल में? शुंग काल में कराया जाता है, पुष्यमित्र शुंग द्वारा जो है कराया जाता है। तो यह जो है गलत हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को गुण पुरुष कहा गया है। तो ये सही है, गुप्तचरों के लिए गुण पुरुष कहा गया है। गुप्तचर 2 प्रकार के होते थे जिन्हें संस्था और संचार के नाम से जाना जाता था। दोनों कथन जो है सत्य है, संस्था और संचार 2 प्रकार के गुप्तचरों को नाम दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों पर जो है देखिए इसमें क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से किस उभारवाद मूर्ति शिल्प रिलीफ स्कल्पचर में शिलालेख में अशोक के प्रसाद रूप चित्र के साथ रांडेव अशोक प्राप्त हुआ है। तो देखिए राजा अशोक या रांडेव अशोक यह जो है किस शिलालेख से प्राप्त हुआ है? तो यह जो है कंगनहल्ली शिलालेख से प्राप्त हुआ है अशोक का। अगला प्रश्न है, सालभंजिका किस स्तूप के प्रवेश द्वार पे निर्मित किया गया है? तो सालभंजिका कहाँ किया गया है? यह जो है सांची के स्तूप है, उसका जो प्रवेश द्वार है वहां निर्मित किया गया है सालभंजिका को। अब देखिए यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, अशोक ने कहा चोल, पांड्य, केरल पुत्र और सती पुत्रों को अपनी पड़ोसी शक्तियों के रूप में उल्लेख किया है। तो देखिए जहां संगमकालीन जो वंश है, ये चोल वंश, पांड्य वंश, इनका जानकारी हमें अशोक के किस शिलालेख से मिलता है? दूसरे शिलालेख से प्राप्त होता है। वही कलिंग युद्ध की जानकारी हमें 13वें शिलालेख से प्राप्त होता है, 13वें शिलालेख से, याद रखेंगे। ठीक, चलिए अब अगला प्रश्न देखिए, अब अशोक के किस अभिलेख में रानी का अभिलेख कहा है? अभिलेख के किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा गया है? तो यह कौन सा है? कौशाम्बी। कौशाम्बी का अभिलेख को जो है रानी का अभिलेख कहा गया है। अगला प्रश्न है, मौर्यकालीन प्रशासन के संबंध में समझाना है आपको, तो असत्य कथन बताना है। मौर्यकालीन प्रशासन में सबसे प्रमुख पद प्रधानमंत्री का होता था। तो यह जो है क्या है? सबसे प्रमुख पद प्रधानमंत्री का होता था, यह गलत है। सबसे प्रमुख पद को है किनका होता था? देखिए ये जो है सही कथन है, यहाँ गलत दे दिया गया है। देखिए ये जो है सही कथन है, मौर्यकालीन प्रशासन में सबसे प्रमुख पद जो है प्रधानमंत्री का हुआ करता था। राजा के बाद जो है प्रधानमंत्री सबसे प्रमुख पद होता था। राधागुप्त बिंदुसार के समय में प्रधानमंत्री था, तो ये जो है गलत है। तो राधागुप्त जो है बिंदुसार के समय प्रधानमंत्री अशोक के समय होता था। अशोक के समय जो है प्रधानमंत्री था कौन? राधागुप्त। तो ये क्या हो जाएगा? ये गलत कथन हो जाएगा, असत्य कथन पूछा गया है। तो ये जो है असत्य कथन है। अशोक के प्रधानमंत्री के पद को समाप्त कर दिया, तो अशोक जो है प्रधानमंत्री के पद को समाप्त नहीं करते हैं, तो ये भी जो है असत्य कथन है। तो ये 2 और 3 जो है असत्य हो जाएंगे। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा, 2, 3। देखिए राधागुप्त अशोक के प्रधानमंत्री था, अशोक ने प्रधानमंत्री पद को समाप्त नहीं किया था।
नागर, द्रविड़ और बेसर, ये दोनों तीनों क्या है, नागर, द्रविड़ और बेसर, आप सभी जान रहे हैं, ये जो है भारतीय मंदिर वास्तुनीति की शैली है। तो भारत में मंदिर निर्माण की शैली है नागर, द्रविड़ और बेसर। देखिए नागर जो है उत्तर भारत में निर्मित किए जाते हैं मंदिर नागर शैली से, द्रविड़ शैली से दक्षिण भारत के, और बेसर शैली से मध्य भारत या दक्षिणापथ, जो उत्तर और दक्षिण भारत के मध्य जो रास्ता है वहां जो बेसर शैली से बने मंदिर हैं। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ जो है कुछ पुस्तकों के नाम दिए हैं, उसके रचनाकार, तो उसके सम्मिलित करना है रचनाकार और पुस्तकों के नाम। तो देखिए पंच सिद्धांत किसकी रचना है, तो पंच सिद्धांत वराहमिहिर की रचना है। सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट की रचना है। बालचरित जो है भास की रचना है, भास की। और वही मुद्राक्षर जो है विशाख दत्त की रचना है। तो आप सब जान रहे हैं इन सबको चर्चित पुस्तकें हैं। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, मालविका अग्निमित्र के बारे में कौन सा कथन सत्य है, तो मालविका अग्निमित्र के संबंध में बताना है। तो देखिए इस उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो क्या क्या है मालविका अग्निमित्र में, इसमें मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कहानी का वर्णन मिलता है। यह जो है नाटक है, कालिदास द्वारा रचित लिखित संस्कृत भाषा का नाटक है। यह कालिदास का प्रथम नाटक है, यह भी याद रखेंगे। मालविका अग्निमित्र नाटक अग्निमित्र और मालविका की प्रेम कहानी कहता है। यह एक 5 खंडों में विभक्त अभिनय है। तो देखिए 5 खंडों में विभाजित है मालविका अग्निमित्र। कल्हड़ के ऐतिहासिक लेखन की विशेषता क्या है, तो कल्हड़ के जो लेखन है वह कैसा है, वह शासकों को और उनकी नीतियों का आलोचक है। तो कल्हड़ जो है अपने समय का सबसे बड़ा आलोचक हुआ करते थे। तो यह जो है इनकी लेखन पद्धति भी जो है शासकों की आलोचना पर आधारित होता था। चलिए अगला देखिए, ये जो है सत्य कथन बताना है यहाँ भी आपको। तो देखिए इसमें क्या है, पहला गौतमी पुत्र सातकर्णी ने कुषाणों को पराजित करने के उपलक्ष्य में वेकटक नगर बसाया था। तो ये सही है, सातकर्णी द्वारा वेकटक नगर बसाया जाता है। ठीक, वेकटक नगर बसाया गया है किसके द्वारा, सातकर्णी द्वारा। सातवाहनों के शांति काल का महान शासक हाल था। तो शांति काल का महान शासक हाल था जिसने वृत्त कथा पुस्तक की रचना की। तो ये जो है गलत हो जाएगा। तो जो ये जो गलत है और ये भी जो गलत है, दोनों गलत क्यों है, अब देखिए पहला हम कह रहे थे वेकटक नगर, तो ये जो है गलत है। ये जो है इस नगर को कौन बताया था, शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में, कुषाणों को पराजित नहीं दिया गया है, ये शकों को पराजित किया गया था, उसके दौरान बताया गया था वेकटक नगर को। और वही शांति काल में सबसे महान शासक हाल था, परंतु इनके द्वारा रचित पुस्तक है उसका नाम है गाथा सप्तशती। तो गाथा सप्तशती की रचना जो है इनके द्वारा किया गया है। ठीक, और इनकी जो पुस्तक है बृहत कथा है, इसकी रचना इसके दरबारी कवि थे कौन, गुड़ायन। तो गुड़ायन इनके दरबारी कवि थे, उनके द्वारा जो है बृहत कथा का रचना किया गया है। चलिए आगे देखिए, अब अभिलेख और शासकों के नाम को सम्मिलित करना है। तो कौन से अभिलेख जो है कौन से शासक का है, आप देखिए। तो हाथी गुफा अभिलेख, तो हाथी गुफा खारवेल का है, तो हाथी गुफा खारवेल का है। जूना का अभिलेख रुद्रदामन का है। भब्रू शिलालेख यह जो है कहा अशोक का है। और प्रयाग प्रशस्ति जो है समुद्रगुप्त का है। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, आप सम्मिलित कर सकते हैं। तो वराहमिहिर द्वारा लिखित प्रमुख ग्रंथ है, तो वराहमिहिर द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया है, देखिए बृहत संहिता, पंच सिद्धांतिका, ये दोनों जो है किसके है, वराहमिहिर की लिखी पुस्तक है। और महाविभास शास्त्र यह जो है वसुमित्र द्वारा लिखा गया है। महाविभास शास्त्र किनके द्वारा लिखा गया है, वसुमित्र द्वारा। चलिए अब यहाँ देखिए शासक और उनकी राजधानी को सम्मिलित करना है। शासक और उनकी राजधानी, तो देखिए पल्लव वंश की राजधानी कौन सा था, कांचीपुरम। तो पल्लव वंश की राजधानी है कांचीपुरम। दक्षिण भारत के जो है प्रमुख रूप से ये शासक है दक्षिण भारत के, तो पल्लवपुरम के जो है कांचीपुर। चोल वंश के राजधानी कौन सा था, विजयाला था। तो चोल वंश का विजयाला रखेंगे। और पाल वंश का राजधानी था मुंगेर। यादव वंश की राजधानी देवगिरी था। और राष्ट्रकूट वंश का राजधानी दंतीदुर्ग है। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक भी दंतीदुर्ग है, उन्हीं के नाम पे जो है इनकी राजधानी दंतीदुर्ग बनता है। एक बार फिर से देखिए, इसे आपको याद रखना है। पल्लव वंश की राजधानी कौन सा, कांचीपुरम। वही चोल वंश की राजधानी है विजयाला। पाल वंश की राजधानी है मुंगेर। यादव वंश की राजधानी देवगिरी। राष्ट्रकूट वंश की दंतीदुर्ग। चलिए अगला दिया गया है, जो विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय और विक्रमादित्य के नाम से जिन्हें जानते हैं, उनके दरबार में 9 रत्न थे। तो 9 रत्नों में से जो है उनके 9 रत्न और उनके क्षेत्र दिए गए हैं, उन्हें आपको सम्मिलित करना है। तो 4 रत्नों के नाम दिए गए हैं। तो देखिए इनमें से आप जान रहे होंगे किनका किनका पहले जानते हैं, उन्हें आप मिलाइएगा। तो वेताल भट्ट को सभी जानते हैं। वेताल भट्ट कौन थे, जादूगर। तो जादूगर थे। तो डी का 2 हो जाएगा। तो डी का 2 कौन से में दिख रहा है, ऑप्शन ए बस में। तो यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। साथ ही आप दूसरे देख लीजिए, शंकु। तो शंकु यह वास्तुकार हुआ करते थे। तो शंकु जो है आकृति है, दूसरी से ये वास्तुकार याद रखेंगे आप। उसके बाद देखिए वरुचि कौन हुआ करते थे, तो वरुचि जो है व्याकरण आचार्य होते थे। तो जो कौन होते थे, वरुचि जो है व्याकरण आचार्य थे। और घटपर्रक जो है ये ज्योतिष विद्या में प्रमुख थे। तो ज्योतिष विद्या जानते थे कौन, घटपर्रक ज्योतिष विद्या। और वरुचि जो है व्याकरण, शंकु वास्तुशास्त्र और वेताल भट्ट जो है जादूकर।
चलिए उसके बाद चलिए अब देखते हैं अगला, हुंडों के आक्रमण की जानकारी स्कंद गुप्त के भीतरी स्तंभ लेख से मिलती है। तो इसमें भी आपको सत्य बताना है। हुंडों के आक्रमण की जानकारी यहाँ से मिलता है स्कंद गुप्त के भीतरी स्तंभ लेख से, ये सही है। मिहिर कुल महानतम हुंड शासक था जिसने सियालकोट को अपनी राजधानी बनाई थी, तो ये भी सही है। मिहिर कुल जो है हुंड वंश का शासक था, हुंड शासक था जो सियालकोट को अपनी राजधानी बनाया था, तो यही मिहिर है। मिहिर और नागसेन इन दोनों के बीच जो है जो वार्ता होता है इसे जो है मिलिंद पन्हो के नाम से जानते हैं। मिलिंद पन्हो नामक एक ग्रंथ में नागसेन द्वारा लिखा गया है। चलिए अगला देखिए, अब भारत आने वाले प्रथम कुषाण शासक भीम कटफिसिस थे, तो ये जो है इसमें क्या बताना है आपको, सत्य कथन बताना है। तो ये जो है गलत है। पहले शासक जो भारत आए थे वे कौन थे, भारत आने वाले प्रथम शासक, ये कथन जो है सत्य है। तो देखिए पहले कौन आए थे, भीम कटफिसस, तो पहले जो है कुषाण शासक थे भीम कटफिसस, ये जो है सही है। भीम कटफिसस ने राजवांग की उपाधि धारण किया था, तो ये गलत है। राजवांग की उपाधि जो है कुजुल कटफिसस द्वारा उपाधि धारण किया गया था, राजवांग की उपाधि। उसके बाद देखिए भीम कटफिसस ने पाटलिपुत्र को जीतकर भगवान बुद्ध की कमंडल को प्राप्त किया था, तो ये भी गलत है। यह जो किनके द्वारा, कनिष्क जो है जीतते हैं पाटलिपुत्र को और उनके द्वारा गौतम बुद्ध की कमंडल प्राप्त किया जाता है। देखिए ये जो है गलत है, 3 भी, तो 2 और 3 गलत है, तो 1 और 4 जो है सही हो जाएंगे। भीम कटफिसस ने शिव, नंदी और त्रिशूल की आकृति वाले सिक्के चलाए थे, तो ये जो है सही है। सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जो है इन्हीं के सर्वाधिक स्वर्ण शुद्ध सिक्के जो है किनके, कुषाण काल में चला था। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए, किस कुषाण शासक ने कश्मीर में हुलकपुर तथा जुस्कर शहर की स्थापना किया था। हुलकपुर और जुस्कर शहर की स्थापना जो है हुविस्क द्वारा किया गया था, हुविस्क द्वारा किया गया था, ये कुषाण शासक है। चलिए अब आगे प्रश्न देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय के सिक्कों पर लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह का चिन्ह मिलता है। समुद्र के सिक्कों में उसे वीणा वादन शासक के रूप में अंकित किया गया है, तो ये सही है। गुप्त काल में सर्वाधिक शिक्षित धनुर्धारी प्रकार के प्राप्त हुए हैं, तो ये दोनों सत्य है। तो असत्य पूछा गया है, तो कौन सा, केवल एक असत्य है, क्योंकि देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय लिखा है तो कुमार देवी जो है किनकी रानी थी, तो राजकुमारी कुमार देवी का विवाह जो है चंद्रगुप्त प्रथम से हुआ था, चंद्रगुप्त प्रथम। तो वही लिच्छवी राजकुमारी का विवाह जो है चंद्रगुप्त प्रथम के साथ हुआ था, इसलिए सिक्कों में जानकारी उन्हीं को दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, समुद्रगुप्त के संदर्भ में सही कथन आपको बताना है। तो देखिए सही कथन इसके संबंध में तो सभी कथन सही हैं, और क्या क्या दिया गया है उसे देखिए। हरिसेन गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, हरिसेन जो है इनके दरबारी कवि थे, सबको पता है। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख से प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है, इसमें हरिसेन द्वारा रचित 33 पंक्तियां शामिल है, तो 33 पंक्ति है इसमें। प्रयाग प्रशस्ति गुप्त वंश के राजनीतिक इतिहास के बारे में जानने के महत्वपूर्ण अभिलेखी स्रोत है, ये भी सही है। समुद्रगुप्त कई कवियों और विद्वानों का संरक्षक था, जिनमें से एक हरिसेन था, तो ये भी सही है। चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था और उत्तराधिकारी था, गुप्त वंश का सबसे बड़ा शासक था, तो ये भी सही है, क्योंकि चंद्रगुप्त प्रथम का ही उत्तराधिकारी था समुद्रगुप्त। तो ये सभी कथन जो है सत्य हो जाएंगे। चलिए अगला देखिए, रूपदर्शक क्या था, तो ये भी गुप्तकालीन जो है एक अधिकारी था। तो रूपदर्शक क्या करते थे, तो ये जो है ढले सिक्कों की जांच करते थे। यहां आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा जो पुत्र रहित विधवा को उसके पति के भाई के साथ विवाह करने की अनुमति देती है, जिससे उनकी वंश वृद्धि हो। तो वंश वृद्धि हेतु जो है विवाह करने के लिए नियोग प्रथा से जो है किया जाता है, तो नियोग जो है इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखा है, गुप्तकालीन अधिकारी दिए गए हैं, उनके विभाग, तो कौन कौन से अधिकारी कौन से विभाग से संबंधित है। तो देखिए महाबल अधिकृत, तो महाबल अधिकृत कौन हुआ करते थे, तो ये हुआ करते थे छावनी सेना का प्रधान, तो सेनापति हुआ करते थे महाबल अधिकृति। महादंड नायक, महादंड नायक न्यायाधीश है। महाअक्षपटलिक, तो महाअक्षपटलिक ये होते थे लेखा विभाग के प्रमुख, और दंडपासिक ये पुलिस विभाग के प्रमुख होते थे, दंडपासिक। अगला देखिए, निम्नलिखित कथन में से सत्य कथन बताना है। गुप्त काल में तहसीलों को विधि कहते थे, ये सत्य है, विधि कहा जाता था। गुप्तकालीन नगरों को पुर कहा जाता था। पेट कई गांवों का समूह होता था, तो कई गांवों के समूह को पेट कहा जाता था, तो ये गुप्तकालीन प्रशासन से है। यहाँ से प्रश्न बहुत डीप पूछे जाते हैं। तो तहसील को विधि कहा गया है, नगर को पुर कहा गया है, और पेट क्या है, कई गांवों का समूह होता था। अगला है कण्व का संस्थापक, यहाँ असत्य कथन बताना है आपको। असत्य कथन, तो देखिए असत्य क्या है इसमें, कण्व का संस्थापक वासुदेव का माना जाता है, तो वासुदेव द्वारा कण्व की स्थापना किया जाता है, सही है ये। कण्व का अंतिम शासक सिमुक था, तो ये गलत है। अंतिम शासक सिमुक था जिसकी हत्या सुशर्मन द्वारा किया गया था, ये गलत है। सुशर्मन जो है कण्व का अंतिम शासक है, जिसकी हत्या शिशुमुख द्वारा करके जो है सातवाहन वंश की स्थापना किया जाता है, तो ये जो है उल्टा दिया गया है। ठीक, सुशर्मन जो है अंतिम शासक है कण्व का, जिसकी हत्या शिशु द्वारा करता जाता है, सिमुक द्वारा, और सातवाहन वंश की स्थापना किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ राजवंश और संस्थापक, तो कौन से राजवंश का संस्थापक किसने द्वारा किया गया है। देखिए शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग द्वारा किया गया था, सबको पता है।
हिंद यूनानी वंश इसका जो है स्थापना किनके द्वारा किया जाता है? तो ये जो है डेमेट्रियस। तो हिंद यूनानी वंश के संस्थापक डेमेट्रियस। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कटफिजिस होते हैं। वाकटक वंश के संस्थापक है विंध्य शक्ति, इन्हें भी आप जानते हैं, तो इस प्रकार आप सम्मिलित कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, शकों ने भारत में आने के लिए किसका इस्तेमाल किया था? तो शक जो है भारत में आने के लिए बोलन दर्रा, तो बोलन दर्रा से शक जो है भारत में आते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय पूर्व इतिहास के पिता के रूप में जाना जाता है? तो भारतीय पूर्व इतिहास के पिता किन्हें कहा जाता है? रॉबर्ट ब्रूस फुट को। जैसे हम शुरू में पढ़े थे, तो जो पूर्व पाषाण काल है, तो सबसे पूरा पाषाण काल उसमें जो है सबसे पहले खोज किया गया था रॉबर्ट ब्रूस फुट द्वारा पोलावरम। तो पोलावरम में जो है सबसे पहले हैंड एक्स, तो हैंड एक्स का खोज किया गया है इनके द्वारा, ठीक, पत्थर के औजारों का खोज किया गया था, इसलिए इन्हें जो है इतिहास भारतीय पूर्व इतिहास का पिता कहा जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, हेलियोडोरस निम्नलिखित में से किस इंडो यूनानी राजा का राजदूत था? तो ये हेलियोडोरस किनका राजदूत था? तो एंटियालॉडिस, तो एंटियालसीडियास का राजदूत था हेलियोडोरस। ये किसके समय में आता है? शुंग वंश में। तो शुंग वंश में जो है यह जो है आया रहता है हेलियोडोरस। अगला प्रश्न है, योग सूत्र के लेखक। तो योग सूत्र के लेखक सबको पता है, पतंजलि। पतंजलि योग सूत्र के लेखक है। चलिए अगला प्रश्न है, मत विलास प्रहसन। तो मत विलास प्रहसन इसके किनके द्वारा लिखा गया है? तो यह जो है पल्लव राजा महेंद्र वर्मन की रचना है। मत विलास प्रहसन पल्लव राजा है महेंद्र वर्मन, उनकी रचना है। अगला प्रश्न देखिए, अब यहाँ जो है कथन दिए हैं, यहाँ असत्य कथन बताना है। असत्य कथन, तो देखिए हाइबेटिस का युद्ध, इसे क्या कहा जाता है? झेलम का युद्ध भी कहा जाता है। हाइबेटिस का युद्ध को झेलम का युद्ध, यह सिकंदर और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य हुआ था, ये असत्य है। तो चंद्रगुप्त नहीं, ये पोरस के मध्य हुआ था, सिकंदर और पोरस के मध्य। उसके बाद झेलम, अगला देखिए, सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर ब्यूसेफला नगर बसाया था। तो ब्यूसेफला नगर बसाया था, ये सही है। सिकंदर की सेना ने सतलुज नदी को पार करने से इनकार कर दिया था, तो ये भी सही है। तो केवल एक जो है असत्य हो जाएगा, सॉरी 1 और 2 ये दोनों असत्य हो जाएगा। ये जो है गलत दिया गया, सतलुज नहीं, ये सिंधु नदी था। सिंधु नदी को पार करने के लिए मना कर दिया गया था। तो ये जो है दोनों जो है कौन सा 1 और 3 जो है असत्य हो जाएंगे। ठीक, तो देखिए असत्य कथन पूछने को गया था, तो ऑप्शन 1 और 3 जो है असत्य है। देखिए ये जो है सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था, अपने घोड़े के नाम पर ही जो है ब्यूसफेला या इसे बौकेफला के नाम से भी जानते हैं, शहर बसाया था। इनकी सेना जो है व्यास नदी, सॉरी ये सतलुज नहीं, व्यास नदी के पार करने से इनकार कर दिया गया था। ठीक, तो व्यास नदी याद रखेंगे आप, व्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया गया था। मध्य पाषाण काल के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर सत्य कथन को बताना है। तो मध्य पाषाण काल से संबंधित है, इस काल में उपकरण अत्यंत छोटे होते थे। हम पहले देखे थे, बहुत छोटे छोटे उपकरण जो है मध्य पाषाण काल में प्राप्त हुआ था। इस कारण जो है इन उपकरणों को माइक्रोलिथिक कहा जाता था। माइक्रोलिथिक, तो इस मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथिक एज भी कहा जाता है। माइक्रो अर्थात बहुत सूक्ष्म और छोटा होता है, तो छोटे उपकरण प्राप्त हुए हैं इसलिए माइक्रोलिथिक। तो दोनों कथन सत्य है। अगला देखिए, यहाँ सत्य कथन बताना है आपको। ऋग्वैदिक कालीन समाज मात्र सत्तात्मक था, तो ये गलत है। ऋग्वैदिक काल जो है पितृ सत्तात्मक था। मात्र सत्तात्मक कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता था। सामाजिक संगठन का आधार गोत्र हुआ करता था ऋग काल में। वैदिक काल में संयुक्त परिवार का प्रचलन था। तो ये दोनों सही है, 2 और 3 जो है सत्य है। तो ऑप्शन 2 और 3 कौन से में है? बी में है। तो देखिए ऋग्वैदिक काल पितृ सत्तात्मक था, सिंधु घाटी सभ्यता मात्र सत्तात्मक था। अगला प्रश्न है, यहाँ भी आपको सत्य कथन बताना है। गुप्त शासक शैव धर्म का पालन करते थे। गुप्त शासकों ने परम भागवत की उपाधि धारण किया था, तो ये दूसरा वाला गलत सही है। परम भागवत की उपाधि पहला जो है गलत है। तो गुप्त शासक जो है ये वैष्णव धर्म के उपासक थे। कौन से? वैष्णव धर्म के। यहाँ तक यहाँ विष्णु मंदिर बहुत देखने को मिलेगा इस वंश के समय। इसे जो है हिंदू धर्म का जो है क्या, हिंदू साहित्य और हिंदू धर्म का क्या माना जाता है? स्वर्ण काल माना जाता है, गुप्त काल को। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सूत पिटक में भाग नहीं है? तो इसमें से सूत पिटक हम देखे थे 5 भाग होते हैं सूत पिटक के। इसमें से कौन सा भाग है सूत पिटक का? तो दीर्घ निकाय था, मच्छिकम निकाय था, संयुक्त निकाय था, अंगुत्तर निकाय था, और इससे के अलावा और कौन सा था? छिंदक निकाय था। तो छिंदक निकाय भी एक निकाय था। तो 5 निकाय होते हैं। सूत पिटक के जो है 5 भागों में बटा हुआ है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य कथन बताना है। तो यहाँ सत्य कथन आपको बनाना है। अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था। अशोक ने धम्म की नीति अपनाई थी। अशोक ने धम्म की परिभाषा राहुलोवाद सूत्र से ली है। तो ये तीनों सही हैं। राहुलोवाद सूत्र से लिया है। 359 ईस्वी में जो है, सॉरी 369 ईस्वी में इनका राज्याभिषेक और धम्म की नीति अपनाया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये जो है वैदिक काल से संबंधित है। देखिए उत्तर वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार पशुपालन हुआ करता था। तो उत्तर वैदिक काल का प्रमुख अनुसार जो है कृषि हुआ करता था। तो ये कृषि था क्योंकि लोहे का खोज हो चुका था। तो ये जो है गलत है, यहाँ सत्य कथन बताना है। तो ये गलत हो गया। इस काल में लोहे के बने उपकरण का प्रयोग हुआ करता था। सही है ये। उत्तर वैदिक काल में गंगा यमुना दोआब में आर्य संस्कृति का मुख्य केंद्र स्थल था। प्रमुख केंद्र स्थल जो है यमुना और दोआब था उत्तर वैदिक काल में। तो ये दोनों भी सही है। तो 2 और 3 जो है सही हो गया, 1 जो है गलत हो गया। तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए,
यहाँ आपको कौन सा बताना है, सत्य कथन बताना है। तो भारत में सर्वप्रथम विदेशी आक्रमण हकमनी वंश के राजाओं द्वारा किया गया था, ये सही है। साइरस द्वितीय ने हकमनी साम्राज्य की स्थापना किया था, तो ये भी जो है सही है। तो दोनों कथन सत्य है। तो देखिए पहला विदेशी आक्रमण इन्हीं के द्वारा किया जाता है, इनके द्वारा, हकमनी शासक द्वारा। तो सबसे पहला आक्रमण जो है साइरस द्वितीय द्वारा किया जाता है, परंतु पहला आक्रमण इनका असफल रहता है। उसके बाद जो है इनके बाद इसी के वंश में, हकमनी वंश में जो है दारा नाम, प्रथम नाम का एक शासक होता है, उनके द्वारा जो है प्रथम सफल आक्रमण किया जाता है भारत पे। तो भारत के कुछ क्षेत्र को विजय करके जो है यहाँ छत्रप की नीति जो है स्थापित करते हैं इनके द्वारा। ठीक, तो ये हो गया। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ क्या सत्य कथन बताना है। देखिए यूनानी शासक सिकंदर और भारत पर आक्रमण 376 ईसा पूर्व में हुआ था, तो देखिए ये गलत हो गया, सत्य कथन बताना है। तो 376 में 326 में हुआ था, तो 326 ईसा पूर्व में जो है सिकंदर का आक्रमण हुआ था भारत पर। सिकंदर का पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध हुआ था, तो ये सही है, देखे थे हम पहले भी। तो सिकंदर पोरस के साथ युद्ध होता है, झेलम का युद्ध। कौन सा, झेलम का युद्ध। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा, इसका 2 जो है सही हो जाएगा और 1 गलत हो जाएगा, तो केवल 2 सही है। चलिए अब 10 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। तो देखिए इसमें सत्य कथन बताना है आपको। स्कंद गुप्त का उत्तराधिकारी कुमार गुप्त था। कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की है, तो यहाँ जो है सिर्फ 2 सही हो जाएगा। यहाँ देखिए कुमार गुप्त का उत्तराधिकारी होता है स्कंद गुप्त, ठीक, तो उल्टा दिया गया है यहाँ, तो सिर्फ 2 इसका सही है। कुमार गुप्त द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया जाता है, तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा। देखिए ये गुप्त वंश की जो अगर आप वंशावली को देखेंगे तो सबसे पहले शासक कौन होते हैं, श्रीगुप्त, उसके बाद घटोत्कच, फिर चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमार गुप्त, स्कंद गुप्त। तो ये जो है इनकी वंशावली है, इसे आप याद रखेंगे। चलिए फिर से आपको क्या बताना है, सत्य कथन। गुप्तकालीन अधिकारी महाक्ष, तो हम अभी इस प्रश्न को पहले भी देखे हैं, उसमें जो है टेबल के फॉर्म में दिया गया था। तो देखिए गुप्तकालीन अधिकारी महाक्षपटिक, ये जो है लेखा विभाग के प्रमुख हुआ करते थे, सही है। गुप्तकालीन अधिकारी महाबल अधिकृत, ये पुलिस विभाग के अधिकारी हुआ करते थे, तो ये गलत है। महाबलीकृत कौन थे, सेनापति हुआ करते थे ना, सेना का प्रमुख हुआ करते थे सेनापति, तो ये जो है गलत हो जाएगा, सत्य कथन बनाना है। और तीसरा है गुप्त काल में दंडनायक मुख्य न्यायाधीश कहलाते थे, तो ये भी जो है सही है। तो 1 और 3 जो है सही है, तो कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए महाबल अधिकृत सेनापति हुआ करते थे, और पुलिस विभाग के कौन होते थे, दंडपाशिक हुआ करते थे, पुलिस विभाग के जो प्रमुख है वे। चलिए अगला देखिए, चोल राज्य का राजकीय चिन्ह क्या था। तो देखिए चोल राज्य का राजकीय चिन्ह धनुष, बाण, मछली, तो ये तीनों नहीं थे। तो चोल राज्य का कौन सा था, चोल राज्य के राजकीय चिन्ह बाघ हुआ करते थे, और धनुष जो है चेर राजवंश का जो है राजकीय चिन्ह था, और मछली जो है पांड्या। तो ये जो है तीनों कौन सा है, संगमकालीन वंश है। इन सब की जानकारी जो है संगम साहित्यों से मिलता है। तो चोल के बाघ होता है, धनुष जो है चेर का होता है, और मछली जो है पांड्य शासकों की प्रतीक चिन्ह होता है, ठीक। निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनना है आपको। तो सत्य कथन, वेदों की भली भांति समझने के लिए वेदांगों की रचना किया गया है। तो वेदांग की रचना वेदों को समझने के लिए किया गया है, सत्य है। इनकी संख्या 6 है, तो 6 वेदांग पाए जाते हैं। भाषा विज्ञान से संबंधित वेदांग व्याकरण है, तो ये गलत है। भाषा विज्ञान की जो जानकारी देता है विज्ञान, उसे कहते हैं निरुक्त। निरुक्त में हमें भाषा विज्ञान की जानकारी प्राप्त होता है, ठीक। और 6 वेदांग कौन कौन से हैं, देखिए शिक्षा, ज्योतिष, व्याकरण, छंद, कल्प और निरुक्त, ये 6 जो है वेदांग है। शिक्षा, ज्योतिष, व्याकरण, छंद, कल्प और निरुक्त 6 वेदांग है। यहाँ दिया गया है सत्य कथन देना है। अब भारतीय उपमहादेश की सबसे पुरानी कृषि बस्ती मेहरगढ़ थी, तो सबसे पुरानी कृषि बस्ती थी मेहरगढ़, ये सही है। अब जो है लहुरा देव को लिया जाता है, तो लहुरा देव अब याद रखेंगे आप, सबसे पुरानी जो है लहुरा देव को लिया जाता है। तो ये भी आप सही ले सकते हैं, थी करके दिया गया है। तो नवपाषाणकालीन स्थल चिरान से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं, तो ये चिरान जो है कहाँ स्थित है, बिहार में। तो बिहार में स्थित है चिरान, यहाँ से जो है हड्डी के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो ये भी सही हो जाएंगे। तो कौन सा जो है दोनों ऑप्शन जो है सही हो जाएंगे। देखिए यहाँ भी सत्य कथन आपको बताना है। पुरातात्विक स्थल रोपड़ के उत्खनन का नेतृत्व SR राव द्वारा किया गया था। तो देखिए हम इसे पहले ही पढ़े हैं, तो यहाँ रोपड़ के उत्खनन का दायित्व किनको दिया गया था, तो यह जो है यज्ञदत्त शर्मा को दिया गया था। यज्ञदत्त शर्मा जो है किया थे रोपड़ के उत्खनन के लिए। धौलावीरा को 3 भागों में विभाजित किया गया था, पहले ही देखे थे, ये सही है। धौलावीरा से हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम मिला है, तो ये भी जो है सही है। तो धौलावीरा से स्टेडियम मिला है और 3 भागों में वर्गीकृत था, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सत्य कथन के लिए, 2 और 3 सही है, पहला जो है गलत है। SR राव द्वारा किसको खोज किया गया था, तो ये जो है यज्ञदत्त शर्मा द्वारा खोज किया गया है। चलिए अब अगला देखिए, यहाँ आपको सत्य कथन फिर से बताना है। पंचतंत्र के रचयिता विष्णु शर्मा थे, सत्य है। भारतीय दर्शन वैशेषिक में परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है, तो यह भी जो है सही है। तो वैशेषिक दर्शन में हमें परमाणु सिद्धांत मिलता है। वैशेषिक दर्शन किनका रचना है, तो ये जो है महर्षि कणाद का रचना है वैशेषिक दर्शन। चलिए अगला प्रश्न, यहाँ भी आपको सत्य कथन बताना है। ऐसा प्रतीत होता है कि हड़प्पा समाज मात्र सत्तात्मक प्रकृति का है, तो ये सही है। हड़प्पा सभ्यता मात्र सत्तात्मक है, हम देखे थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग शाकाहारी मांसाहारी, तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो हम देख चुके हैं इसे। तो इसका आंसर कौन सा है, दोनों सही हो जाएगा।
निम्नलिखित में से किस वेद में पुरोहित को अधर्यु कहा गया है? तो अधर्यु किसमें पुरोहित को कहा जाता है? यजुर्वेद में। यजुर्वेद के पुरोहित को अधर्यु कहा गया है। वही देखिए ऋग्वेद की जो पुरोहित होते हैं उन्हें होत्र कहा जाता है। सामवेद के जो हैं उन्हें कहा जाता है उग्रदाता, उद्गाता कहा जाता है, उद्गाता। और वही यजुर्वेद के अधर्यु और अथर्ववेद के जो पुरोहित हैं उन्हें ब्रह्मा कहा जाता है। तो इन चारों का याद रखेंगे। देखिए अंतिम प्रश्न है आप अभी का, तो सत्य कथन को देखिए। तो गुप्त कथन, इसमें सत्य कथन बताना है। गुप्त काल में सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा जारी किया गया था। तो सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा गुप्त काल में जारी किया गया था, सत्य है। इन स्वर्ण मुद्राओं को दिनार कहा जाता है। तो गुप्त काल में जो है स्वर्ण मुद्रा को दिनार के नाम से जाना जाता था। ठीक, तो ये दोनों जो है सही कह हैं। वही जो है पर्ण जो है सिक्के हुआ करते थे, स्वर्ण ये जो है चांदी ही हुआ करते थे पर्ण। ठीक, तो ये जो है पूरा 100 क्वेश्चन के साथ हमारा जो है प्राचीन इतिहास कंप्लीट होता है। लगभग 1 घंटे के वीडियो में जो है पूरा हमने 100 क्वेश्चन हल कर लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला वीडियो में हम जो है मध्यकालीन इतिहास को कंप्लीट करेंगे। वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।